हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 28 जून से 4 जुलाई तक का है और इस वीडियो में हम इसी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसका संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे, साथ ही जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हुए हैं ये सब भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले देखते हैं पिछला सप्ताह 19 जून की न्यूज़ है। यूजीसी ने नेट और पीएचडी पास अभ्यर्थियों के लिए लॉन्च किया है एकेडमिक जॉब पोर्टल। ठीक है, जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है यूजीसी के द्वारा, जो कि नेट और पीएचडी पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए होगा। इसके अलावा आगे की न्यूज़ देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल विश्वविद्यालयों को पीजी मेडिकल परीक्षा स्थगित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। 20 जून की न्यूज़ देखते हैं। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन डिग्री कोर्स चलाने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोरोना काल में घर में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आगे दिया हुआ है जो CBSE है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन्होंने 12वीं कक्षा के रिजल्ट की अंक गणना को आसान बनाने के लिए एक इन हाउस IT सिस्टम तैयार करने में लगे हुए हैं। ये नया सिस्टम तैयार किया जा रहा है। 21 जून की न्यूज़ है। भारत ने जो नए IT नियम बनाए हैं उस पर संयुक्त राष्ट्र को अभी हाल ही में भारत ने अपना जवाब दिया है कि ये जो नए IT नियम बनाए गए हैं ये भारत में जो पीपल हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं उनको बेहतर बनाने के लिए किया गया है, ताकि जो यूज़ किया जा रहा है सोशल मीडिया उसको बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए, उसका बिल्कुल भी मिस यूज़ ना हो। इसी कारण से ये नए IT नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा दिया हुआ है नीचे कि उत्तराखंड में इस बार जो 4 धाम यात्रा है ये कई चरणों में शुरू की जाएगी। इसके बाद 22 जून की न्यूज़ है। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में कोई समझौता नहीं करेगा ईरान। ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी, इन्होंने कहा है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता है। इसके बाद दिया हुआ है कि देश भर में कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। 23 जून की न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और CISC की मूल्यांकन नीति को मंजूरी दे दी है। नेपाल में नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। नेपाल के पासपोर्ट विभाग ने इसकी कायावाज शुरू कर दी है। 24 जून की न्यूज़ है फिर से CBSE को लेके। CBSE ने अभी हाल ही में जो उनकी अंक गणना की प्रणाली है उसमें मदद के लिए एक हेल्प डेस्क बनाया है। फिर यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ है। अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी की घोषणा के बाद जो तालिबान हैं उन्होंने एक बार फिर से अफ़गानिस्तान में कब्जा करना शुरू कर दिया है। इसके बाद है रूस ने म्यांमार के सैन्य शासन के संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। 22 जून की न्यूज़ है। भारतीय सेना युद्ध वाहन और हल्के टैंक खरीदेगी। तो पाकिस्तान और चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने स्वयं को मजबूत बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी प्रक्रिया के तहत भारतीय सेना 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी कि युद्ध वाहक खरीदेगी और इसके साथ ही 350 हल्के टैंक भी खरीदे जाएंगे। फिर देखिए इम्पॉर्टेंट डे है यहाँ पे। 23 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हर साल 23 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। और इस साल इसके लिए थीम क्या रखी गई है? इस साल की थीम है इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच द SDGs। ठीक है, SDG जो है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को शॉर्ट में लिखा गया है। तो ये इस साल की थीम है, थीम ज़रूर आपको याद रखनी है। और क्यों मनाया जाता है ये संयुक्त राष्ट्र संघ लोक दिवस? तो जो लोक सेवा देते हैं, जो भी पब्लिक सर्विस देते हैं, पब्लिक कमीशन में सेवा देते हैं, इन लोगों को सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। साथ ही युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो लोक सेवा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं। इसी कारण से ये दिन मनाया जाता है हर साल 23 तारीख को। और इस दिन की शुरुआत कैसे हुई? तो 20 दिसंबर 2002 को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इन्होंने प्रस्ताव को पारित किया था और उसके बाद अनाउंस किया गया कि हर साल 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा भारत की बात कर लेते हैं। तो जो भारतीय लोक सेवा दिवस है ये अप्रैल में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है लोक सेवा दिवस। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अगले पेज में देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। ये चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। तो ये है क्या? तो इस अभियान के तहत लगभग 10 लाख विद्यार्थी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कोविड के बारे में। और ये फिर दूर दराज के इलाकों में जाएंगे, मतलब कि मध्य प्रदेश के कोने कोने पे जाएंगे, हर एक इलाके पे जाएंगे और लोगों को कोरोना के बारे में बताएंगे। कोरोना क्या है, कैसे होता है, किस तरह से इसका रोकथाम करना है,
टीकाकरण से कोई लॉस नहीं है, ये आपके फ़ायदे के लिए है। बहुत से लोग टीके से डर रहे हैं, तो टीका लगवाने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। तो इसी अभियान को चलाया गया है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम दिया गया है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। इसके बाद देख लेते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए अनूप चंद्र पांडे जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अनूप चंद्र पांडे जी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। इसके बाद है अब्दुल्ला शाहिद, ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं और हाल ही में UNGA यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सेशन के लिए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। नीचे देखते हैं। इसके बाद है न्यूज़ तुर्की की। तुर्की के सी ऑफ मारमारा को समुद्री गोंद या समुद्री स्नोट ने ढक लिया है। इससे बड़ी तादाद में समुद्री जीवों के मरने की आशंका जताई जाने लगी है। इसके बाद है यहाँ पे मगावा की न्यूज़। कंबोडिया में हज़ारों जान बचाने वाला चूहा जिसका नाम है मगावा, हाल ही में ये रिटायर हो गया है। तो 5 साल की सर्विस थी मगावा की और इस दौरान इस चूहे ने लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर यानी तकरीबन 20 फुटबॉल पिच जितनी ज़मीन को बारूदी सुरंग मुक्त बनाने में सहायता की थी। इसके बाद है अंतरिक्ष यान जूनो। जुपिटर के सबसे बड़े मून गैनीमेड की फ़ोटो भेजी गई अभी हाल ही में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भेजा गया अंतरिक्ष यान जूनो 2 दशक में पहली बार जुपिटर के सबसे बड़े मून गैनीमेड के नज़दीक आया। इस यान ने गैनीमेड की बर्फीली सतह की फ़ोटो भेजी है। इसके बाद है डेर्नेला फ्रेजियर, इनको मिलेगा स्पेशल पुलित्ज़र अवार्ड। अमेरिका की 17 वर्षीय बालिका हैं ये डेर्नेला फ्रेजियर, इनको पुलित्ज़र अवार्ड ज्यूरी ने सोशल पुलित्ज़र अवार्ड देने की घोषणा की है। इसके बाद है जाहिद कुरैशी, तो अमेरिका के पहले मुस्लिम संघीय जज बने हैं ये, नाम याद रखिएगा जाहिद कुरैशी। रूस की न्यूज़ है कि रूस ने फेसबुक और टेलीग्राम पे जुर्माना लगाया है। रूस के अधिकारियों ने प्रतिबंधित सामग्री हटाने में विफलता के चलते फेसबुक और टेलीग्राम पर जो ऐप हैं इनके उन पे जुर्माना लगाया है। इसके बाद देखते हैं मेघा राजगोपालन और नील खेदी, तो ये दोनों भारतीय मूल के पत्रकार हैं और इन दोनों को इस साल पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा मेघा राजगोपालन और नील खेदी। इसके बाद है एंगस चाउ, हांगकांग की लोकतंत्र समर्थक जेल से रिहा हुई हैं। हांगकांग की लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता एग्नेस चाउ को 6 माह की जेल के बाद रिहा कर दिया गया है। उन्हें 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने का दोषी ठहराया गया था। इसके बाद है प्रोफेसर मुकेश शर्मा। IIT कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े प्रोफेसर मुकेश शर्मा को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीक सलाहकार समूह का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, तो दिव्या चड्ढा मानेक, नाम याद रखिएगा दिव्या चड्ढा मानेक जी को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद है जेनोरिन स्टीफन अंगकोंग, मणिपुर के उखरूल जिले की जेनोरिन स्टीफन अंगकोंग को कोफ़ी अन्नान चेंज मेकर्स 2021 पहल के लिए दुनिया के 12 असाधारण युवा नेताओं में चुना गया है। इसके बाद है ब्राज़ील की न्यूज़। ब्राज़ील के साओ पाउलो में हज़ारों समर्थकों के साथ मोटरसाइकिल रैली निकालने के दौरान मास्क नहीं पहनने पर राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो पर करीब $110 यानी कि 8,055 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद है निखिल कामत, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को चैरिटी शतरंज मैच में बेईमानी से हराकर विवादों में घिरे जिरोडा के को-फाउंडर निखिल कामत ने मान लिया है कि उन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एनालिस्ट की मदद से खेल जीतने में यूज़ किया था। मतलब कि विश्वनाथन आनंद को इन्होंने चेस के गेम में हराया था और उस समय काफ़ी सनसनी फैल गई थी। बाद में इन्होंने कबूल किया था कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और चीटिंग की मदद से इन्होंने उस मैच को जीता था। स्मृति शेष की बात करते हैं तो आँखों का पहला बैंक बनाने वाले डॉक्टर मोहन जी का निधन हो गया है। 80 के दशक में देश को पहला आँखों का राष्ट्रीय बैंक दिलाने वाले वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर मदन मोहन जी का हाल ही में कोविड महामारी के कारण 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद हैं जाने मारे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पनगड़िया जी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। पद्मश्री और प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया जी का हाल ही में जयपुर में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो कि सबसे पहले सामान्य ज्ञान के दिए हुए हैं, तो इन्हें देखते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय।
फिर है मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एच.एस. कामत। हाल ही में किस जिले के ग्रामीण ने अपने पूर्वजों एवं परिजनों की स्मृति में एक बंजर पर्वत को पितृ पर्वत के रूप में वृक्षारोपण करके उसका आजीवन संरक्षण करने का संकल्प लिया है? तो इसका राइट आंसर है खरगोन में। किस विद्वान जन कवि की कहावतें किसानी एवं मौसम से संबंधित रहती हैं? तो इसका राइट आंसर है घाघ दुबे जी की। फिर है 5वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण केंद्र का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 में। मध्य प्रदेश में 2016 में सौर स्मारक स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। मध्य प्रदेश गान सुख का दाता सबका साथी, फिर यहाँ पे डैश है मेरा मध्य प्रदेश है, इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश श्रीवास्तव। माड़ा गुफाएं किस जिले में स्थित हैं, ये बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगरौली। चांद का मुंह टेढ़ा है नामक काव्य की रचना है, मतलब किसने इस कविता को रचा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 यानी 14। डॉक्टर ग्रियर्सन ने मध्य प्रदेश की किस बोली को दक्षिणी राजस्थानी कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निमाड़ी को। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान मई 2020 में प्रवासी श्रमिकों को जूता चप्पल भोजन एवं आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चरण पादुका अभियान किस विभाग द्वारा चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस विभाग। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर एनर्जी प्लांट रीवा जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो यहाँ पे दा हो जाएगा बरगद, ये तो आप सभी को याद ही होगा। भारत का डेट्रॉइट कौन कहलाता है, कौन सा शहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीथमपुर। मध्य प्रदेश जनसंपर्क संचालनालय भोपाल द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश संदेश। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ताई। हलाली परियोजना विदिशा को नया नाम दिया गया है, आपको बताना है इसका नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम है सम्राट अशोक सागर। मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री राजा नरेश चंद्र। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुधनी से। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलखम्ब। सम्राट अशोक की ससुराल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदिशा में। इनमें से किस जिले में निमाड़ी नहीं बोली जाती है? याद रखिएगा, निमाड़ी नहीं बोली जाती है, ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीवा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेरी संसद यात्रा रचना किसकी है? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना है ये। ठीक है, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास द्वारा रचित नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, रचित नहीं है पूछ रहा है। तो वैराग शतक, ये इनके द्वारा रचित कविता नहीं है। इसके बाद देखते हैं, मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैतूल में। चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावरा अलीराजपुर में। मुरैना में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुब्बा राव जी ने। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी मोहम्मद समीर दाद का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडवा में। बालाघाट में स्थित मलाज खंड खदान से उत्खनित निकाला जाने वाला खनिज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में निवासत जनजाति है, कौन सी जनजाति है? कोरकू, याद रखिएगा कोरकू। किस जिले दुर्ग के आधिपत्य को लेकर रिचर्ड होलकर और खासगी ट्रस्ट के मध्य सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर किला। अब देखिए भाग 2, यहाँ पे भारत का सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये भी देख लेते हैं कुछ। 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ये तो काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका आंसर आपको देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी जी ने। फिर है, नादिर शाह ने दिल्ली पर किस वर्ष अतिक्रमण किया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1739 में। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? एस जयशंकर जी हैं। भारत ने अपाचे नामक लड़ाकू हेलीकॉप्टर किससे खरीदे हैं? तो काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये। इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका से खरीदे हैं भारत ने अपाचे नामक लड़ाकू हेलीकॉप्टर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर को। सेल्युलर जेल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महानदी। किस राज्य में पुष्कर मेला लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारतीय न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन प्रायः किया जाता है, किस दिन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनिवार को। अगला क्वेश्चन है भाग 3 से, जो कि विश्व का सामान्य ज्ञान है। सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एशिया। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हेतु ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि में कौन सा उत्तरदायी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। कई बार क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाता है गलत पढ़ने से। तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे उत्तरदायी नहीं है। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका के लॉस एंजलिस में। और ग्रेटा थनबर्ग कौन है? ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ग्रेटा थनबर्ग एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। फिर देखिए यहाँ पे 23 जून को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, यह है विश्व ओलंपिक दिवस। ठीक है, हाल ही में टोक्यो में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, समर ओलंपिक्स, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। 23 जून को मनाया जाता है विश्व ओलंपिक दिवस। ठीक है, ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो इसके 2 रीज़न हैं। एक तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में 23 जून को, तो इसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। साथ ही इस दिन युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि ये खेल में अपना कैरियर बनाएं। ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इसीलिए इस दिन की स्थापना की गई थी। इस साल इसके लिए कुछ हैशटैग चलाए गए हैं, जैसे कि #ओलंपिक डे, #स्टे हेल्दी, #स्टे स्ट्रॉन्ग और #स्टे एक्टिव। तो इस तरह का हैशटैग का प्रयोग करके सोशल मीडिया में ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है इस साल वर्चुअली। और 23 जून क्यों चुना गया ये तो बता दिया आपको, क्योंकि 23 जून को ही स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 1894 में। और एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि 23 जून 1948 में सबसे पहली बार इस दिन को मनाया गया था। इसके बाद यहाँ पे कुछ और MCQ दिए हुए हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, आइए एक एक करके इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले बीजिंग ओलंपिक 2008 में टेनिस पुरुष एकल वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो राफेल नडाल, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं है? गोल्फ, स्केटबोर्डिंग, जिम्नास्टिक या बिलियर्ड्स? तो कौन सा शामिल नहीं है? बिलियर्ड्स शामिल नहीं है। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवागल श्रीनाथ। वर्ष 2008 में किस देश ने यूरो कप का खिताब अपने नाम किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। इस वर्ष रोम मास्टर्स में महिला एकल वर्ग में चैंपियन कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईगा स्वीतेक। बरमूडा चैंपियनशिप इनमें से किस खेल की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। इनमें से किसे ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा खेल आयोजन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियन गेम्स। फिर है कार्लोस सेज किस देश के कार रेसर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पेन। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में किस देश के खिलाफ डेब्यू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। इनमें से किस खिलाड़ी ने इस वर्ष जिनेवा ओपन का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंपर रूड। इनमें से किस क्लब ने इस वर्ष यूएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेल्सी। लंदन ओलंपिक में इनमें से किस देश ने फुटबॉल में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनाको। हारिका द्रोणवल्ली किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। वर्ष 2023 में महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इनमें से कौन सा टूर्नामेंट बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा, कौन सा टूर्नामेंट संबंधित नहीं है ये पूछ रहा है। तो डेविड कप संबंधित नहीं है बैडमिंटन से। रियो ओलंपिक में टेबल टेनिस स्पर्धा में सभी स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इनमें से कौन सा खेल जापान का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूमो रेसलिंग। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसका नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेंडन मैकुलम। साइना नेहवाल ने कितने बार सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में कितने अर्धशतक बनाए हैं? याद रखिएगा, अर्धशतक पूछ रहा है, शतक नहीं पूछ रहा है। तो टोटल इन्होंने 68 अर्धशतक बनाए हैं। वर्ष 2019 में किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल वॉरियर्स। वर्ष 2014 में जर्मनी ने किस खिलाड़ी की कप्तानी में फीफा वर्ल्ड कप जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिप लॉम। ब्रिटेन की पूर्व ओलंपिक चैंपियन निकोला एडम्स किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। अब देखिए खेल से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। तो आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए बीसीसीआई दावेदारी करेगा। बीसीसीआई जो कि भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बोर्ड है, ये आईसीसी के जो भविष्य में टूर्नामेंट होने वाले हैं इसके लिए दावेदारी करेगा, क्योंकि 2021 का जो T20 का विश्व कप है ये भारत में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण इसे यूएई और ओमान में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब आगे के टूर्नामेंट्स के लिए दावेदारी करेगा बीसीसीआई। इसके अलावा अभी सबसे पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी। जिस तरह वनडे और T20 का वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट में, उसी तरह टेस्ट के लिए भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रखी गई थी, जो कि सबसे पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया था। फाइनल हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें से न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया और न्यूजीलैंड इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ये 21वीं सदी के महान क्रिकेटर बने हैं। नीचे न्यूज़ है टोक्यो ओलंपिक को लेके। तो इस साल ओलंपिक में पेंडेमिक के कारण सारे दर्शकों को एंट्री नहीं दी जाएगी। ये डिसाइड किया गया है कि सिर्फ 50% यानी 50% दर्शकों को एंट्री मिलेगी वहाँ पे देखने के लिए। फिर है F1 रेस की न्यूज़, फार्मूला 1 जिसे कहा जाता है। तो हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसे मैक्स वर्स्टैपेन जीते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 के चैंपियन बने हैं मैक्स वर्स्टैपेन। और ये याद रखिएगा कि जो मैक्स वर्स्टैपेन हैं ये रेड बुल के लिए रेस करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है शेफाली वर्मा ने पदार्पण टेस्ट मैच में बनाए कीर्तिमान। तो शेफाली वर्मा जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच में इन्होंने डेब्यू किया। इन्होंने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं। एक तो काफ़ी कम उम्र थी इनकी, 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने डेब्यू किया और टेस्ट मैच के दोनों पारियों में इन्होंने अर्धशतक बनाया और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है तथा विश्व की चौथी महिला क्रिकेटर बनी है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली विश्व की सबसे युवा महिला क्रिकेटर बनी है। ये 17 वर्ष उम्र है और नाम याद रखिएगा शेफाली वर्मा। इसके बाद भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह जी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था, ये पॉइंट याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, तो 1958 में कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों की 400 मीटर स्पर्धा में इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में इन्होंने 200 मीटर तथा 400 मीटर की स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा 1960 के रोम ओलंपिक में पदक का दावेदार भी ये माने जा रहे थे, लेकिन वो मैच कुछ सेकंड से ही चूक गए थे और उन्हें पदक नहीं मिल पाया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिल्खा सिंह जी नाम याद रखिएगा। कोविड के कारण हाल ही में इनका निधन हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए ओलंपिक में भारतीय दल को 10 करोड़ रुपए देगा बीसीसीआई। तो जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है भारत में बीसीसीआई, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो भारतीय दल के खिलाड़ी जाएंगे ओलंपिक में इन्हें 10 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी बीसीसीआई की तरफ से। इसके अलावा मनप्रीत सिंह हैं, इनको ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में चुना गया है। ठीक है, और महिला टीम की बात करते हैं तो रानी रामपाल। ठीक है, तो पुरुष टीम में मनप्रीत सिंह होंगे कप्तान भारतीय टीम के और महिला टीम में रानी रामपाल होंगी महिला टीम की कप्तान। इसके अलावा जापान ने 11 देशों के एथलीटों के लिए जारी किया है गाइडलाइन। तो जापान ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले 11 देशों के एथलीटों और जो उनके सपोर्ट स्टाफ हैं उनके लिए सख्त कोरोना गाइडलाइन जारी की है। अब देखते हैं कुछ सामयिकी पर नज़र डालते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड स्थित यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन, जिसे शॉर्ट में सन कहा जाता है, वहाँ पे लॉर्ज हैडॉन कोलाइडर यानी कि LHC के वैज्ञानिक ब्रह्मांड की रहस्यमय उत्पत्ति का पता लगाने में जुटे हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे LHCb प्रयोग के
2 कणों के बीच द्रव्यमान के सबसे छोटे अंतर में से एक को मापा है, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। फिर है संयुक्त राष्ट्र महासभा की न्यूज़। तो म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ है उसके खिलाफ इन्होंने यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पारित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक दुर्लभ कदम उठाते हुए म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ व्यापक वैश्विक विरोध प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर देश में सैन्य तख्ता पलट की निंदा की है। फिर है श्रीलंका की न्यूज़। यहाँ पे एक मालवाहक जहाज़ था जिसमें आग लगने की वजह से वो डूब गया। तो श्रीलंका की जो राजधानी है कोलंबो, वहाँ के तट पर एक मालवाहक जहाज़ डूब गया जिसमें करीब 1 महीने पहले आग लगी थी। जहाज़ के डूबने के साथ ही पर्यावरणीय आपदा की आशंका पैदा हो गई है। इसके बाद देखते हैं इब्राहिम रईसी। पीछे ही मैंने आपको बताया कि ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ईरान के नए राष्ट्रपति होंगे इब्राहिम रईसी। इसके बाद है इराक में सैन्य अड्डे के पास एक रॉकेट गिरा है इराक के उत्तरी हिस्से में। इसके बाद है कोविड का न्यूज़। तो कोरोना का जो डेल्टा स्वरूप है इसको चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है। अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC ने भारत के सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के बेहद संक्रामक डेल्टा स्वरूप को चिंताजनक बताया है, ठीक है। अमेरिका की न्यूज़ है कि ट्रंप के कड़े नियमों को किया गया खत्म। अमेरिका में जो अटॉर्नी जनरल हैं मैरिक गारलैंड, इन्होंने एक नई नीति जारी करते हुए कहा है कि आव्रजन न्यायाधीश ट्रंप काल के उन नियमों का पालन करना बंद कर दें जिन्होंने घरेलू हिंसा या किसी संगठन द्वारा की जा रही हिंसा का सामना कर रहे प्रवासियों के लिए अमेरिका में शरण लेना मुश्किल बना दिया था। नीचे देखते हैं, यहाँ पे इज़राइल का न्यूज़ है। इज़राइल में अब इंडोर भी मास्क फ्री कर दिया गया। तो मैंने आपको बताया था करंट अफेयर के वीडियो में कि इज़राइल विश्व का पहला देश बना था जिन्होंने मास्क को हटा दिया था, कंपलसरी नहीं है वहाँ। तो हाल ही में अब इंडोर भी मास्क को फ्री कर दिया गया है इसराइल में। फिर है अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे 3 चीनी यात्री। तो चीन अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन में 3 महीने के लिए पहले 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। यह अंतरिक्ष स्टेशन आकाश से चीन के लिए दुनिया पर नज़र रखेगा और पुराने होते अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की प्रतिद्वंदिता करेगा, ठीक है। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी यानी कि CMSA इसका नाम दिया गया है। यहाँ के निदेशक के सहायक जी किमिंग ने कहा है कि अंतरिक्ष यान शेनजोउ 12 का जिक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपण किया जाएगा। तो चलते चलते पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इस ऐप के बारे में बताया था। MP अनमोल ऐप लॉन्च की गई है जो कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग संभव बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये सब मैंने आपको कवर करा दी वीडियो में। और MPPSC का जो प्री का एग्ज़ाम है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गया है। अपनी तैयारियाँ बिल्कुल अच्छे से रखिए। वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, नई नई इन्फॉर्मेशन, नए नए क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे इसमें। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का भी विश्लेषण अवेलेबल है चैनल पे और डेली करंट अफेयर आते ही रहते हैं, तो वो सब भी देखा करिए। बाकी मिलेंगे अगले अंक के प्रकाशन के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।